नमस्कार। तो आज हम लोग एफडी के बारे में बात करेंगे। फिक्स डिपॉजिट एक वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यह सेफ्टी और एश्योर्ड रिटर्न के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इसे टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक सेट टाइम हॉराइजन के लिए बैंक के पास जमा होता है और मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पर बैंक आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस करता है। जनरली ये देखा जाता है कि जब तक मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक एफडी में से पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। इमरजेंसी के वक्त या अगर आपको पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत है तो आप इसमें से पैसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी में से पैसे निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि बैंक अच्छा खासा पेनल्टीज और फाइन आप पर चार्ज करता है। इसीलिए मेक श्योर कि जब भी आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप एफडी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच विजिट करके भी एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में इंटरेस्ट को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। पहला है रेगुलर सिटीजन्स और दूसरा है सीनियर सिटीजन्स। अब इन दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है कि मान लीजिए रेगुलर सिटीजन्स को 8% इंटरेस्ट मिलता है तो सीनियर सिटीजन्स को 8.25 या 8.5 या 8.75% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और उन्हें टैक्स बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो अब आप इनके बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ और वैल्यूएबल लेसन्स सीखते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात किया कि एफडी में आपको बैंक के पास पैसा जमा करना पड़ता है और बैंक आपको टाइम पीरियड के बाद स्पेसिफिक अमाउंट इंटरेस्ट सहित वापस करता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंटरेस्ट क्या एक ही बार ले सकते हैं या इसमें मंथली भी ले सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, इसमें आप इंटरेस्ट मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं। तो अब आपके मन में फिर सवाल आ रहा होगा कि इंटरेस्ट कब लें। तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन को समझना पड़ेगा और आपको गोल समझना पड़ेगा। अगर आपका गोल एफडी के लिए ये है कि मंथली इनकम जनरेट करना है तो आपको मंथली लेना चाहिए, लेकिन आप कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट के लिए थोड़ी अलग बात होगी। तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन को समझना जरूरी है। तो चलिए इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन को समझते हैं। तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आपको उस पर 10% ब्याज मिलता है। तो पहले ईयर में आपको 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे ईयर में आपको इंटरेस्ट 100 पर नहीं बल्कि 110 पर मिलेगा। तो 100 प्लस 10 रुपये इंटरेस्ट जुड़कर हो जाएगा 110। तो 110 का 10% होता है 11 रुपये, और इसी तरह से ये कहानी चलता चला जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है और ये सिंपल इंटरेस्ट से कितना अलग और डिफरेंट है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट एक मैजिक की तरह काम करता है। तो अगर आप इंटरेस्ट मंथली या क्वार्टरली ले लेंगे तो आपका इंटरेस्ट आपके लिए काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपके फेवर में काम नहीं करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से आप छोटे अमाउंट को इजीली बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपके पास ये हुनर होना जरूरी है कि आप सिंपली छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकें। अगर आपके पास ये हुनर नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। तो चाहे 1 रुपये हो या 1 लाख हो, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इसके बारे में बात किया है। तो हम लोग जब रिच डैड पुअर डैड की इस बुक की समरी कवर करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। तो चलिए अब एफडी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो एफडी का पहला बेनिफिट्स ये है कि आप अपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट 80 to 90% पैसा बैंक से लोन ले सकती है, यानी बैंक आपको लोन सैंक्शन कर सकती है। एफडी का पहला बेनिफिट्स ये है कि आपको एफडी में 80 to 90% ऑफ अमाउंट बैंक लोन कर सकता है। यानी अगर आपको लोन का ज़रूरत है और आपने किसी बैंक में एफडी कराया है तो आपको बैंक आपको 80 to 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ एफडी आपको लोन सैंक्शन किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट ये है वो है TICG से के तहत आपको 1 लाख रुपीज़ तक का इंश्योरेंस कवर होता है। यानी इन केस फ्यूचर में बैंक डिफ़ॉल्ट करती है तो आपको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर होता है। इन दोनों हमें अलग अलग तरह के स्कैम देखने को भी मिल रहे हैं। हाल ही में हमने येस बैंक का क्राइसिस देखा, कुछ दिनों पहले हमने PNC बैंक का भी क्राइसिस देखा और उससे कुछ दिनों पहले PNB बैंक का क्राइसिस सामने आया। अब ऐसे में सवाल आ रहा होगा कि बैंकिंग सिस्टम भारत में सेफ है या नहीं। तो आपको बता दूं, भारत में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर है। इसके ऊपर कोई दोहराई नहीं है। रही बात इन बैंकों की फ्रॉड्स की, तो जो फ्रॉड हमें देखने को मिले हैं, इनमें से जो फ्रॉड्स हमें देखने को मिले हैं वो फ्रॉड्स ज़्यादातर प्रमोटर मैनेजमेंट के अनएथिकल एक्टिविटी से हुआ है। कई बार मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट या प्रमोटर अपने फ़ायदे के लिए फ्रॉड्स कर देते हैं, स्कैम्स कर देते हैं, जिससे नुकसान हमें और आपको हो जाता है, यानी इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स को होता है।
तो अगर आप इस मेंटालिटी से बैंक में पैसे रखने बंद कर देते हैं तो ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत ख़राब बात है। साथ ही हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत ख़राब बात है, क्योंकि आप जो पैसा बैंक में रखते हैं या फिर उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसमें से अपने पास थोड़ा रख कर, यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व के रूप में अपने पास उस रख कर बाकी पैसा बिजनेस और इंडस्ट्रीज को लोन देती है। इंडस्ट्री या बिजनेस उस पैसे से अपना बिजनेस को एक्सपेंड करती है। कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है उसमें से सरकार को टैक्स मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार को जो मेन इनकम सोर्स होता है वो होता है टैक्स। सरकार पुनः इस टैक्स के पैसों को देश के लिए ही खर्च करती है, जैसा कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में खर्च करना। इसके अलावा डैम, ब्रिज, रोड एक्सेट्रा का कंस्ट्रक्शन करवाना। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाकर देश में रोजगार का सृजन करती है। साथ ही इसके अलावा बिजली, शिक्षा, राशन, घर बनवाना, शौचालय, पेंशन आदि की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। साथ ही किसानों को भी फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करवाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। जीव जीवस्य जीवनम, यानी एक जीव अपनी जीव के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है। तो अगर हम पैसे डालने बैंक में बंद कर देते हैं तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं होगा और कंपनीज एक्सपैंड नहीं कर पाएगी, बिजनेस नहीं कर पाएगी, जिससे सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा और पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बैंक के फ्रॉड और स्कैम्स के डर से घर में पैसा मत रखिए, इसे बैंक में रखें और देश की इकोसिस्टम का मजबूत करने में अपना योगदान दें। 18th और 19th सेंचुरी में बैंक आज के जैसा सेफ नहीं था। यूएस की बात करें तो यूएस आज इतना पावरफुल और प्रोस्परस कैसे बना, तो उसके पीछे का कारण यही है कि यूएस के लोग बहुत सेविंग करते थे और उसे बैंक में रखते थे। सब जानते हैं कि जापान कितना छोटा देश है। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरने के बाद जापान कितना बर्बाद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद आज जापान चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। वहाँ के लोग भी बहुत सेविंग करते हैं। और रही बात स्कैम्स और स्कैंडल्स की, तो उसके लिए आपको अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलना होगा कि आज ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना होगा, बैंक के मैनेजमेंट को परखना होगा। साथ ही साथ आप में कुछ एनालिटिकल स्किल्स होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको टिकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको बैंक के परफॉर्मेंस को पता करना पड़ेगा, उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। साथ ही बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने से आपको बहुत कुछ पता होगा कि सर्विस, एम्प्लॉय का मोरल, एटीट्यूड आपको समझना होगा, जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक कैसा है, और तब आपको आगे कुछ डिसीजन लेना है। यानी आपको अब वो काम नहीं करना है जो आपको पता नहीं है, यानी आप क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अब आप नसीब के दम पर सेविंग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब एफडी के बाकी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो एफडी का तीसरा बेनिफिट्स है सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इंडिया का सेविंग रेट सही है, बट आज भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो रियल इस्टेट, गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। प्रॉपर्टीज़ बनकर तो रेडी है बट खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण अच्छे बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रमोटर आज प्रॉब्लम में है। प्रॉपर्टी बिकने में टाइम लगने की वजह से इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा हो जा रहा है। अगर प्रॉपर्टी किसी को बेचना है, यानी C2C, कस्टमर टू कस्टमर बेचना है, तो इसमें भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो सिटी या Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन ज़्यादा होने के कारण मिडिल क्लास के लिए थोड़ा एफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। वही अगर प्रॉपर्टी ग्रामीण एरिया में है तो लोग वहाँ प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अंडर सर्व सोसाइटी में रहना कोई पसंद नहीं करता। वैसे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना जरूरी है। आप 5-10 हज़ार से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है काफ़ी तेज़ी से एप्रिशिएट कर रहा है और आगे भी करेगा। गोल्ड की बात करें तो कोविड-19 के चलते आज की सिचुएशन में गोल्ड अभी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना हुआ है। कोविड-19 के चलते पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी दिक्कत में है। स्टॉक मार्केट में बेयर्स अपना धूम मचा रहे हैं, जिसके कारण अच्छी कंपनी का मार्केट कैप में काफ़ी गिरावट आई है। ऐसे में इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और गोल्ड की खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, क्योंकि ये लिमिटेड अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, मगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्ड इन्वेस्टमेंट उतना फ़ायदेमंद नहीं है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड एवरेज 16% से 14.5% रिटर्न दिया है, यानी सालाना 100% से 45% रिटर्न आपको मिला है पिछले एक साल में। लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड का रिटर्न है वो एक नेग्लिजिबल है, यानी वो सेविंग्स अकाउंट से भी कम है। तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो गोल्ड आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, और आने वाले फेस्टिव सीजन में गोल्ड की डिमांड अच्छा खासा पीक भी ले सकती है, तो आपके लिए ये डील काफ़ी फायदेमंद होगा।
चलिए अब एफडी के लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो एफडी का जो लास्ट बेनिफिट है वो है टैक्स बेनिफिट। एफडी में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का इनकम टैक्स से छूट मिल सकता है। लेकिन एफडी का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर है तो आपको 10% TDS देना पड़ेगा, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का हक होता है। लेकिन ये TDS से 10% नहीं होता है। TDS आपके इनकम और टैक्स स्लैब पर डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख या उससे कम है तो आप इसके दायरे में नहीं आते हैं। एफडी में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो RBI और गवर्नमेंट की मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी पे भी डिपेंड होता है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन या रिसेशन को कॉम्बैट करने के लिए रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस लाते रहती है, जिसके कारण बैंक को कम या ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देना पड़ता है या लेना पड़ता है। अभी की सिचुएशन की बात करें तो कोविड-19 की वजह से भारत में बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे टाइम में सरकार कम ब्याज दर पर मार्केट में पैसा डालती है, यानी इकोनॉमी में पैसा डालती है। इसका भी इम्पैक्ट आपके एफडी पर पड़ता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एफडी में आपको लाइफ इन्वेस्ट करके दिखाएंगे और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एफडी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, कॉर्पोरेट एफडी है। बैंक के भी अलग टाइप है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओवरसीज बैंक एटसेट्रा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा मकसद है चीज़ों को क्रिएटिविटी और इंटेंट के साथ सिखाना और समझाना, ना कि स्कूल कॉलेज के बोरिंग लेक्चर की तरह रट कर चीज़ों को भूल जाना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।